आधुनिक आलोचना के क्षेत्र में रिचर्ड्स को एक गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। रिचर्ड्स ने अपने मौलिक और गंभीर चिंतन के द्वारा आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सिद्धांत, मूल्य तथा संप्रेषण को व्याख्यायित किया है, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। रिचर्ड्स ने विज्ञान के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उन्होंने कविता के भविष्य के प्रति अपनी चिंता को प्रकट किया और अपने काव्य विषयक सिद्धांतों, विचारों और काव्य की रक्षा के उद्देश्य से ही मूल्य संप्रेषण का सिद्धांत, जो काव्य के लिए महत्वपूर्ण था, उसका प्रतिपादन किया। इसके मूल में कवि रिचर्ड्स दो महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करते हैं। दो विशेष बातों पर वो बल देते हैं कि कविता का एकमात्र मूल्य उसकी प्रभावशीलता पर निर्भर करता है। मतलब जो भी अनुभूति कवि करता है वो प्रभावी अवश्य होनी चाहिए, तभी संप्रेषणता हो पाती है। और दूसरा ये कि कविता जितनी अधिक संप्रेषणीय होगी तो उसका प्रभाव भी उतना अधिक ही होगा। कहने का तात्पर्य कि जो कवि अनुभूति करता है वो अनुभूति श्रोता और पाठक तक अवश्य पहुंचनी चाहिए, संप्रेषित अवश्य होनी चाहिए, तभी उसकी सार्थकता है। इसी बात को लेकर के यहाँ पर रिचर्ड्स ने अपना ये सिद्धांत प्रतिपादित किया है। और काव्य के संदर्भ में मूल्यों की बात करते हुए कवि रिचर्ड्स कहते हैं, और उन्होंने सर्वप्रथम सौंदर्य की बात की है काव्य मूल्यों के संदर्भ में। वो कहते हैं कि सौंदर्य काव्य का एक सार्थक निरपेक्ष मूल्य है और इसके अंतर्गत जीवन में बहुविध आवेग जो आते हैं और तरह तरह के जो मन में जो मनोवेग उत्पन्न होते हैं मानव के, उन मनोवेगों के मध्य व्यवस्था और संतुलन बनाने का कार्य अत्यंत आवश्यक है। और इन सबको व्यवस्थित करने का जो कार्य काव्य के अंदर, वो सौंदर्य ही करता है। आगे देखिए कि संप्रेषण पर विचार करते हुए कवि रिचर्ड्स कहते हैं, अपनी बात को स्पष्ट करते हुए, कि काव्य की सफलता की एकमात्र शर्त यही है कि कविता के माध्यम से जो कुछ भी कवि कहना चाहता है या वो ये जानना चाहता है कि वो उसके भाव संप्रेषित हुए हैं या नहीं हुए हैं, अर्थात वो जो कहना चाहता था वो कह पाया है या नहीं। आलोचकों का एक वर्ग इस बात के लिए कहता है कि संप्रेषण को वो आवश्यक नहीं मानते। उनका कहना है कि केवल संप्रेषण की आवश्यकता इसलिए होती है कि कवि अपनी अनुभवों को कविता के भीतर सुरक्षित रख पाता है। लेकिन जो रिचर्ड्स हैं उनकी मान्यता यह है कि संप्रेषणता कला का एक अनिवार्य और अंतरंग जो है तत्व है, क्योंकि कला की सफलता का रहस्य संप्रेषण की सफलता में छिपा है। क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और उसने अपने सामाजिक मन से ही अपने आप को विकसित किया है। तो जो कुछ भी अनुभूतियाँ उसने एकत्र की हैं, जिन संवेदनाओं को उसने महसूस किया है, तो निश्चित रूप से वह चेतन और अचेतन रूप में दूसरों के साथ उन अनुभूतियों को बांटना चाहता है। तो उनका संप्रेषण भी वो चाहता है कि दूसरे तक वो बात पहुँचे, तभी उसकी अनुभूतियों की सार्थकता है, तभी वो कविता जो है प्रभावशाली भी मानी जाएगी जब वो दूसरों को प्रभावित करेगी। इस प्रकार रिचर्ड्स के अनुसार प्रत्येक मनुष्य कर्म किसी न किसी रूप में जो भी कार्य करता है उसका संप्रेषण वो अवश्य करता है। मतलब जो भी कार्य करता है, जो भी चीज़ें वो अनुभूत करता है, उसका एकमात्र उद्देश्य उसको संप्रेषण करना है कि भाई उसने जो अनुभूतियाँ की हैं या जो कुछ भी उसने पाया है इस समाज से, वो अनुभव वो दूसरों के साथ भी बांटना चाहता है। और इसके लिए जो है ये बात भी बिल्कुल सच है कि कोई कवि या कलाकार नितांत सतर्क रूप में अपने भावों का संप्रेषण नहीं करता। मतलब सायास
सजगतापूर्वक उन चीज़ों को नहीं लाता, वो उसमें मौलिकता जो चीज़ें होती हैं मौलिक स्वतः ही उसके अंदर आ जाती हैं संप्रेषणता, लेकिन उसके लिए उसको कोई प्रयास वो नहीं करता है। और ये भी सच्चाई है कि कविता अथवा कलाकृति में संप्रेषण स्वतः ही आ जाता है, मतलब सामने वाले को उसकी विशिष्ट के कारण वो चीज़ अच्छी लगती है तो कवि मन या कलाकार ये सोचता है कि वास्तव में उसका जो उद्देश्य था उसकी वो पूर्ति हो गई। जैसे जैसे कोई कवि अथवा कलाकार अपनी कविता को सुधारता है, उसमें परिमार्जन करता है, तो वो अधिक प्रेषणीय संप्रेषणीय होती जाती है। संप्रेषण की क्रिया में आगे बात करते हुए कवि रिचर्ड्स ने यह भी कहा है, ये भी स्पष्ट किया है कि कवि चेतन स्तर पर किसी प्रकार के भाव संप्रेषण की चेष्टा नहीं करता और उसके अवचेतन में किंतु ये ललक या लालसा अवश्य बनी रहती है कि मैंने जो कुछ लिखा है, मैंने जो कुछ सृजा है, मैंने जो कुछ अनुभूत किया है, वो मेरे आसपास जो लोग हैं या मेरे संपर्क में जो भी हैं उनको मैं बताऊं या उस अनुभूति का एहसास उन्हें भी मैं कराऊं जो मैंने किया है। वस्तुतः एक कवि अथवा कलाकार ही नहीं, एक सामान्य व्यक्ति भी ये चाहता है कि वो अपने आप को समाज के साथ में जोड़ना चाहता है, मतलब जो कुछ भी अनुभूतियाँ हैं, जो कुछ भी उसने प्राप्त किया है, उन सब चीज़ों को वो समाज को देना चाहता है और अच्छी बातों के माध्यम से, क्योंकि कवि और कलाकार विशिष्ट होते हैं संपूर्ण समाज में, ये संवेदना के स्तर पर इनके जो है वैशिष्ट्य होता है, इसलिए ये पथ प्रदर्शक भी होते हैं। इसलिए चाहते हैं कि भाई ये जो बात इन्होंने महसूस की है वो दूसरों तक भी अवश्य पहुँचे। और कई बार ये होता है कि ये संप्रेषण असफल भी हो जाता है, मतलब जो बात वो कहना चाहता है वो संप्रेषित नहीं हो पाती है, जो भाव वो पहुँचाना चाहता है दूसरे तक वो संप्रेषित नहीं हो पाती। और इतने सारे साधन जुटा लेने के बाद भी पाठक की जो ग्राह्य शक्ति की जो वो अपेक्षा करता है उस शक्ति पर या उसकी पाठक की या श्रोता की जो ग्राह्य शक्ति है वो उसके बराबर या उसके समतुल्य नहीं हो पाती। फिर क्या होता है कि यदि पाठक किन्हीं विशिष्ट मनस्थितियों के कारण कवि की बात को सुन नहीं पाता है, कई बार उस चीज़ को वो महसूस नहीं कर पाता जो कवि कह रहा है और संप्रेषण सफल नहीं हो पाता है, तो इस प्रकार का एक अत्यंत स्वाभाविक प्रश्न ये भी उठता है। फिर एक प्रश्न क्या उठता है, देखिए कि कवि के व्यक्तित्व के भी कौन कौन से गुण अथवा तत्व होते हैं जिसके कारण वह कविता को संप्रेषणीय बना सकता है, मतलब प्रभावी बना सकता है। रिचर्ड्स ने इस प्रश्न का भी उत्तर दिया है। इस संबंध में सबसे पहली बात तो यह कि कवि की अनुभूति है वो अत्यंत विस्तार लिए होती है, अत्यंत व्यापकता लिए होती है और होती भी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि वो एक विशिष्ट व्यक्तित्व का धनी है हम सबके लिए। और कवि की अनुभूति जितनी विस्तृत और मूल्यवान होगी उसकी अभिव्यक्ति भी तदनुसार सजीव और सशक्त होगी, मतलब संप्रेषित होगी उसकी बात। इसके साथ में ये भी ज़रूरी है कि जिनके सामने वो अपनी बात को पहुंचा रहा है, संप्रेषित कर रहा है, उसके पाठकों के मनोवेगों को एक प्रकार से उसमें साम्यता होनी चाहिए, मतलब उसके मानसिक जो स्तर है दोनों का, जिनके सामने वो प्रस्तुत कर रहा है उनका और जिस जगह पर वो बात कर रहा है उनका जो मानसिक स्तर का जो साम्यता होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कवि ने कोई कविता की तो वो जो श्रोता वर्ग है वो भी उस स्तर का होना चाहिए जो उसकी अनुभूति को महसूस कर सके, उसकी अनुभूति को समझ सके, गुन सके। और यदि साम्यता का अभाव है तो कवि को दूसरी चीज़ें, मतलब कल्पना के सहारे उस साम्यता को उत्पन्न करना पड़ेगा या करना चाहिए। कैसे कि कवि और पाठक के मध्य किसी प्रकार का मानसिक अंतर उत्पन्न न हो। इसी प्रसंग में यह उल्लेख्य भी है कि अनुभूति अपने आप में जीवंत क्षणों का एक समुच्चय होता है और उसके सफल संप्रेषण के लिए आवश्यक है कि ये जीवंत क्षण अधिकाधिक व्यवस्थित और संगठित हो, मतलब जिन चीज़ों को, जिन अनुभूतियों को कवि ने जिया है वो अपने आप में जीवंत होना चाहिए, मतलब ऐसा लगे कि उन क्षणों को जिसने उसने जिया है सामने वाले तक, श्रोता तक, पाठक तक वो भाव पहुंचने जरूरी है। और कई बार ये भी आता है, इस पर भी विचार किया जाना आवश्यक है कि कई बार जो है कवि और पाठक के मध्य कुछ बाधक तत्व आ जाते हैं जो संप्रेषण को सफल नहीं होने देते। उसमें आप देखिए कि यदि कवि हो या कोई व्याख्यान देते वक्त
कोई अपने उद्देश्य से भटक जाए, अपने विषय से भटक जाए, तो जो संप्रेषणता होनी चाहिए या जिस भाव की अभिव्यक्ति होनी चाहिए उसमें भी बाधा पहुंचती है। मतलब जो कहना चाहते हैं, अगर हम विषय से, जैसे व्याख्यान के समय कोई व्याख्याता यदि अपने विषय से अलग भटक जाता है तो वो भाव संप्रेषित नहीं हो पाता, वो बाधक बन जाता है। और उसी प्रकार से संप्रेषण का बाधक दूसरा तत्व है अति भावुकता। यदि भावों की कई बार अतिशयता भी हमारे भीतर पैदा हो जाती है तो कविता अथवा कलाकृति में जो है दुर्बोध का भाव पैदा हो जाता है। मतलब वो चीज़ भावुकता, अतिशय भावुकता में वो एक रस भंग वाली स्थिति पैदा हो जाती है। वो समझ नहीं पाते हैं और वो संप्रेषण जो भाव का करना चाहिए कवि को या कलाकार जिस भी कृति के माध्यम से करना चाहता है वो सामने वाले तक नहीं पहुंच पाता। तो कई बार विशिष्ट प्रकार के जो सिद्धांत होते हैं वो अभिव्यक्ति जो है वो उसमें पूर्वाग्रह भी आ जाते हैं, अतिशय भावुकता भी आ जाती है। जो कविता और कलाकृति के जो संप्रेषण होना चाहिए, मतलब जो प्रभावशीलता होनी चाहिए, जो प्रभाव पैदा होना चाहिए, जिस उद्देश्य के लिए जिसका सृजन किया है उसमें वो बाधा पैदा करते हैं। और रिचर्ड्स के अनुसार देखिए कि उसकी जो समीक्षा संबंधी जो सिद्धांत उससे प्रतिपादित किए, काव्य के मूल्य और संप्रेषणता के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो मनोविज्ञान पर आधारित है। आगे हम विस्तार से रिचर्ड्स के मूल्य संप्रेषण के सिद्धांत को समझेंगे और उसका अध्ययन